हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सॉरी, आज पूरे दिन भर वीडियो नहीं ला पाई थी कुछ कारणों के कारण, इसलिए ये रात को तो मैंने सोचा ला ही दूँ पेपर और वीडियो। और जिनका पेपर है उनको ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे से पेपर दो। आज पेपर है, आज बहुत सारी लड़कियों का पेपर है। रात को इसका रिव्यू दूंगी क्या क्या पूछा गया था। और अभी जो मेन मेन क्वेश्चन है, जो जो जिन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, फटाफट करेंगे। फिर उसके बाद हमने स्वास्थ्य की नीतियाँ और योजनाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, जिनका अप्रैल में एग्ज़ाम है वो इन नीतियों और स्वास्थ्य की योजनाओं पर विशेष ध्यान दे लेना। प्री एक्लेम्सिया का हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन, जिसको हम बोलते हैं रक्तदाब का बढ़ना, प्रोटीन्यूरिया, एडिमा, ये तीनों ही स्थिति जो होती है प्री एक्लेम्सिया में हो जाती है। मतलब शरीर में पानी भर जाता है और मूत्र मार्ग से प्रोटीन बाहर निकलता है, जिसको हम प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं। दूसरा है मातृ मृत्यु का महत्वपूर्ण कारण। सबसे ज़्यादा अगर प्रसव के समय, डिलीवरी के समय माता का बीपी हाई हो जाता है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं माता की मृत्यु के, तो है ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली उन महिला को ये समस्या ज़्यादा आती है जिनका बीपी हाई होता है पहले से ही। जिनको हाई मतलब जिनके परिवार में बीपी की समस्या रही हो तो उन महिलाओं को ये समस्या ज़्यादा आती है। प्रसव जांच के दौरान पहचानी जा सकती है, बिल्कुल सही। जब हम प्रसव जांच के मतलब प्रसव हो रहा हो या बच्चा हो रहा हो तो वो डॉक्टर उसको चेक कर सकते हैं बीपी को कि क्या स्थिति हो, क्या ये प्री एक्लेम्सिया है। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, हाइपरटेंशन भी हो रहा है, प्रोटीन्यूरिया भी हो रहा है, एडिमा भी हो रहा है, तो प्री एक्लेम्सिया जैसी स्थिति हो जाती है। और इसके लिए अगला है प्रसव की प्रगति का ग्राफ निरूपण क्या कहलाता है। प्रसव की प्रगति का जब हम निरूपण करते हैं तो उसको हम पार्टोग्राफ बोलते हैं। प्रसव की प्रगति का जो भी निरूपण किया जाता है वो किस ग्राफ के द्वारा किया जाता है, पार्टोग्राफ के द्वारा किया जाता है। इससे बच्चे की और माँ की दोनों की स्थिति का पता लगाया जाता है कि दोनों की स्थिति क्या है। तो याद रखना, केवल अगर बच्चों का आ जाए, केवल कि नवजात का जो आलोकन है या अवलोकन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो नवजात अकेले का किया जाता है। हम अवगार स्कोर के द्वारा नवजात का करते हैं। जो पार्टोग्राफ होता है वो एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। इसमें कागज की सीट पर समय के अनुसार पूरा डाटा दर्ज किया जाता है कि माता और बच्चे की प्रगति कैसे चल रही है, गर्भाशय से ग्रीवा का फैलाव कैसा है, भ्रूण की हृदय गति कैसी है, माता का तापमान कैसा है, माता का ब्लड प्रेशर कैसा है ना। और इसमें अलर्ट लाइन होती है एक, जो पार्टोग्राफ होता है उसमें एक अलर्ट लाइन होती है। और जो अलर्ट लाइन में, अगर अलर्ट लाइन पे पहुंच जाता है ग्राफ, तो माता को तीसरी डिग्री के लिए हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो चेतावनी रेखा को अलर्ट लाइन कहते हैं, जो प्रसव की प्रगति के बारे में, प्रसव की प्रगति बनाने के लिए उपयोग की जाती है। और ये जो अलर्ट लाइन होती है वो 4 से 10 सेंटीमीटर तक जाती है। एक्शन लाइट और अलर्ट लाइन के दाईं ओर 4 घंटे का अंतर होता है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा एक होता है केएमसी। केएमसी क्या होता है, नवजात के बारे में अगर हम देखें तो नवजात के संदर्भ में क्या होता है तो इसको हम बोलते हैं कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर, यदि बच्चे का वजन कम होता है तो ये डॉक्टर सलाह देते हैं कि माता को बच्चे को नग्न अवस्था में बिल्कुल अपने से छाती से चिपका के रखना चाहिए ताकि माता की गर्माहट बच्चे को मिल सके। ये सबसे पहला प्राथमिक उपचार होता है अगर यदि बच्चा कम वजन का पैदा होता है तो इसलिए ये केएमसी या कंगारू मदर केयर अच्छे से आपको याद कर लेनी है। अगला है लिंगानुपात क्या होता है, तो महिला और पुरुष का जो अंतर होता है उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। और वर्तमान की बात करें कि भारत का लिंगानुपात कितना है या मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना है और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 943 भारत का, मध्य प्रदेश का 931 है। जितनी जो भी 1000 लड़कों पर जितनी भी लड़कियां होती हैं उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। अगला है कौन सा विटामिन लिंग ग्रंथियों के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन ई जो होता है वो लिंग ग्रंथियों के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा विटामिन ई, विटामिन ई जो होता है वो लिंग ग्रंथियों के लिए जिम्मेदार होता है। इसको हम टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, और इसको टोकोफेरॉल भी बोलते हैं या इसको विटामिन ई भी बोलते हैं। ये लिंग ग्रंथियों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसके अलावा ये सुंदरता का विटामिन भी कहलाता है, बालों के लिए भी अच्छा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिंग ग्रंथियों के लिए विटामिन ई।
गाय का दूध का समृद्ध स्रोत नहीं, इनमें से कौन सा गाय के दूध में नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी के सारे पाए जाते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण यकृत या लीवर में होता है। कहाँ होता है? विटामिन ए का भंडारण यकृत या लीवर में होता है। अगला है विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? विटामिन B6 की कमी अगर पुरुषों में हो जाती है तो अरक्तता या एनीमिया हो जाता है। चाहे महिला में हो जाए चाहे पुरुष में हो जाए, अरक्तता खून की कमी इसमें हो जाती है। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 प्रमुख पोषक तत्व कौन से होते हैं जो ऊर्जा देते हैं? एक तो होता है वसा, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट और तीसरा होता है प्रोटीन। ये 3 जो पदार्थ होते हैं ये ऊर्जा देने वाले 3 प्रमुख पोषक पदार्थ होते हैं। किस विटामिन की कमी से त्वचा और ओंठ फट जाते हैं? कौन सा विटामिन है जिससे त्वचा और ओंठ दोनों फट जाते हैं? विटामिन B2 जो होता है इसको राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। ये इस विटामिन की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो त्वचा और होंठ जो होते हैं वो फट जाते हैं। अगला है MTP का फुल फॉर्म क्या होता है? MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी इसका फुल फॉर्म होता है और ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ये जो मेडिकल टर्मिनेंसी एक्ट आया था ये 1971 में आया था। इसमें गर्भपात को अनुमति दी थी। इस अधिनियम के अनुसार गर्भपात की जो अधिकतम अवधि है वो 20 सप्ताह रखी गई थी, लेकिन कुछ स्थितियों में इसकी अवधि बढ़ा दी गई। मतलब अब जो इसका 2021 में संशोधन आया, उस संशोधन में 20 सप्ताह को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 24 सप्ताह कर दिया। कुछ विशेष स्थिति में, कुछ अगर विशेष स्थिति होती है तो विशेष स्थिति में इसको बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। ठीक है, कुछ विशेष स्थिति होती है जो ज़रूरत बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति महिला की ख़राब हो जाती है, बच्चा अंदर मृत हो जाता है, कोई भी कारण होता है तो 26 सप्ताह तक मेडिकल बोर्ड की सलाह पर 26 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। अगर 20 सप्ताह तक करना है तो एक डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। 20 से 24 सप्ताह तक करना है तो 2 डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। और अगर 24 सप्ताह से ज़्यादा करना है, 26 सप्ताह तक करना है, तो एक पूरा मेडिकल बोर्ड की सलाह लेनी आवश्यक होती है। ठीक है, ये मेडिकल टर्मिनेंसी एक्ट मतलब हर रोज़ ही किसी न किसी शब्द में पूछा जा रहा है। इसको अलग से भी मैंने करवाया है, देख लेना। जन्म के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है या जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? तो BCG भी दिया जाता है, OPV भी दिया जाता है और हेपेटाइटिस बी भी दिया जाता है। तो BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी जो जन्म के समय तुरंत दिया जाता है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी खुराक होती है वो कब दी जाती है? 6वें सप्ताह में, तीसरी खुराक 10वें सप्ताह में और चौथी खुराक 14वें सप्ताह में दी जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन की भी इसी प्रकार से दी जाती है और लास्ट में एक बूस्टर डोज भी दिया जाता है। BCG जो होती है एक ही डोज दी जाती है जो जन्म के समय ही दी जाती है। ठीक है, भारत में टीकाकरण जो कार्यक्रम है वो कब आरंभ हुआ था? 1978 में हुआ था, है ना। इसको हम एक्सपेंडेड टीकाकरण कार्यक्रम बोलते थे। इसके बाद आया था UIP कार्यक्रम। UIP मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कब आया था? 1985 में आया था। प्रारंभ में इसमें 6 बीमारियों को शामिल किया गया, लेकिन वर्तमान में इसमें कितनी बीमारी शामिल है? 12 बीमारी शामिल होती हैं वर्तमान में इसमें। ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करें तो ओरल पोलियो जो वैक्सीन होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो OPV होता है और एक IPV होता है। ओरल पोलियो वैक्सीन सोवेन लाए थे, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो थे वो सॉल्क लेके आए थे, जो कि निष्क्रिय वैक्सीन होती है। हेपेटाइटिस का टीका जो होता है जांघ के अर्ध पार्श्विक भाग में लगाया जाता है और 0.5 ml इसकी मात्रा दी जाती है। कितनी? 0.5 ml इसमें मात्राएं दी जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चे को विटामिन ए की खुराक कब दी जाती है? बच्चे को विटामिन ए की खुराक कब दी जाती है? तो विटामिन ए की खुराक सबसे पहले जो दी जाती है खसरे की वैक्सीन के साथ दी जाती है। 9 माह से 12 माह तक दी जाती है। किस वैक्सीन के साथ दी जाती है? खसरे की वैक्सीन के साथ दी जाती है। ठीक है, और जब पहली बार इसकी मात्रा दी जाती है तो पहली बार में इसकी जो मात्रा होती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। याद रखना कितनी? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट जब इसको पहली दी जाती है। लेकिन इसकी जब दूसरी खुराक दी जाती है 16 से 24 महीने से 5 वर्ष तक हर 6 महीने के अंतराल में इसकी टोटल 9 खुराकें दी जाती हैं। तो जब इसकी ये खुराक दी जाती है तो इनकी मात्रा होती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। मतलब पहली बार 1 लाख दी जाती है और बाद में इसकी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है।
अगला है 9 माह में विटामिन ए की कितने को, वही क्वेश्चन आ गया, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 9 माह में दी जाती है। दूसरी खुराक कब दी जाती है, पूछ सकते हैं विटामिन ए की दूसरी खुराक कब दी जाती है। तो विटामिन ए की जो दूसरी खुराक होती है 16 से 18 महीने में दी जाती है। और कितनी दी जाती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट 16 से 24 महीने में दी जाती है और उसके बाद के 5 वर्ष तक भी ये दी जाती है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आईसीएमआर से नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसे पूछे जा रहे हैं कि एक व्यक्ति को कितना चाहिए, एक 3 साल तक बच्चों को कितना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये भी आपको करना जरूरी है। एक साधारण महिला को प्रतिदिन कितने विटामिन ए की आवश्यकता होती है। एक साधारण महिला की बात करें तो उसको 840 मिलीग्राम माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें एक साधारण पुरुष को कितनी होती है, तो एक साधारण पुरुष को 1000 mcg विटामिन ए की आवश्यकता होती है। किसको, एक साधारण पुरुष को। अगर हम प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो प्रेग्नेंट लेडी को लगभग 900 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। और अगर हम धात्री महिला या लैक्टेटिंग मदर की बात करें तो उनको जो आवश्यक होती है वो लगभग 950 mcg आवश्यकता होती है। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, एक तो हम उसको बोलते हैं रेटिनॉल, और एक होता है अल्फ़ा कैरोटीन, है ना। तो जो अल्फ़ा कैरोटीन होता है वो क्या होता है, सॉरी बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन नहीं, बीटा कैरो अल्फा कैरोटीन तो त्वचा में पाया जाता है। जो बीटा कैरोटीन होता है उसको हम प्रो विटामिन भी बोलते हैं या प्री विटामिन भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो प्री विटामिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विटामिन बनने से पहले का विटामिन, रेटिनोल के बनने से पहले वो प्री विटामिन होता है। जितने भी पौधों से जो प्राप्त होते हैं खाद्य पदार्थ वो बीटा कैरोटीन में आते हैं, जो इनमें विटामिन ए होता है, जैसे कि गाजर हुआ, है ना, मूली हुआ। इसके अलावा जो रेटिनॉल होता है उनसे मिलता है विटामिन ए, जो जंतु वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रखना, रेटिनॉल और मैंने क्या बताया, बीटा कैरोटीन, है ना, दोनों याद रखना। 6 महीने के बच्चा है कोई तो उसको प्रतिदिन कितना विटामिन ए चाहिए। एक 0 से 6 महीने के बच्चे को 350 माइक्रोग्राम विटामिन सी ए चाहिए। एक 0 से 6 महीने के बच्चे को कितना विटामिन ए चाहिए है, 350 माइक्रोग्राम विटामिन चाहिए। हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस को यकृत शोथ भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस को यकृत शोथ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, यकृत में सूजन आ जाती है। इसके कारण क्या होता है, यकृत में सूजन आ जाती है, एकदम से पानी टाइप से भर जाता है। और हेपेटाइटिस के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई और के, ये प्रकार होते हैं हेपेटाइटिस के। जिसमें हेपेटाइटिस ए जो होता है, हेपेटाइटिस ए बोल दो या हेपेटाइटिस ई, ये दोनों क्या होते हैं, दूषित जल द्वारा फैलते हैं, दूषित जल दूषित भोजन द्वारा फैलते हैं। जबकि बी और सी जो होते हैं ये यौन संबंध द्वारा और रक्त संबंध द्वारा फैलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। हेपेटाइटिस के बारे में पूछी जा सकती है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन के बारे में पूछी जा सकती है। 0 डोज जो दी जाती है जन्म के समय तुरंत दी जाती है। इसके बाद इसकी जो अगली तीनों वैक्सीन होती हैं वो पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ दी जाती हैं। 6वें 10वें और 14वें सप्ताह में IM मोड से हेपेटाइटिस वैक्सीन दी जाती है। मात्रा कितनी होती है, 0.5 ml की इसकी मात्रा होती है। दाएं जांघ में ये दी जाती है। हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। और इसको ये बोला है कि वायरल हेपेटाइटिस को हमें ख़त्म करना है, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी होती है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा इसको मौन बीमारी भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस को मौन बीमारी भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस को मौन बीमारी भी बोला जाता है। अगला है सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है। सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का लक्ष्य 2047 तक रखा है। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाती हैं, जो जैसे कि ये हमारा
हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारे शरीर में, इस प्रकार की गोल गोल रेड ब्लड सेल पाई जाती हैं जिनका कार्यकाल 120 दिन होता है। लेकिन अगर सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो रेड ब्लड सेल्स का आकार इस प्रकार से हो जाता है, हंसिया के आकार का। क्योंकि ये हंसिया के आकार का हो जाता है और हंसिया के आकार का गोल जब आधा हो जाएगा तो मतलब उस रेड ब्लड सेल की संख्या में कमी हो जाएगी, आरबीसी की संख्या में कमी हो जाएगी, जिससे इसका जीवन काल भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हंसिया के आकार की हो जाती है और खून की कमी हो जाती है, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। 19 जून को सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया जाता है और 2047 तक उसको उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज किसने की थी? हेपेटाइटिस वायरस की खोज की थी ब्लूमबर्ग ने। हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज किसने की थी? ब्लूमबर्ग ने की थी। और यौन और रक्त संबंध द्वारा, यौन या रक्त संबंध द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, माता के से बच्चे में भी ये फैल सकता है। फ्रेंड्स, ये जो आकांक्षा 1957 लिखा हुआ है ना, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिलते रहेंगे, मोटिवेशनल कोट मिलते रहेंगे, तो है ना, कोट्स मिलते रहेंगे। तो आकांक्षा 1957 पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा यहाँ। और अगर इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो डायरेक्ट भी आप आकांक्षा 1957 डालेंगे तो भी मिल जाएगा। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इसकी इंस्टाग्राम की, टेलीग्राम की, व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी सारी वीडियो की फ्री पीडीएफ के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन पर जाना है। एप्लीकेशन है जीके विद आकांक्षा शर्मा। एप्लीकेशन क्या है? जीके विद आकांक्षा शर्मा है। कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगी, इस पर जाकर आपको जो भी वीडियो मैंने पढ़ाई है, पेपर का रिव्यू है, सारा कुछ आपको यहाँ पर फ्री पीडीएफ या यूट्यूब पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है या जिनका एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम दे के आपको तुरंत लग जाना है। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, एफएसओ आ चुकी है ना, उसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्या हम भर सकते हैं, क्या हम भर सकते हैं। देखो, बीएससी बायोलॉजी से किया हो, बीएससी मैथमेटिक्स से किया हो, बायोटेक्नोलॉजी से किया हो, माइक्रोबायोलॉजी से किया हो, फार्मा से किया हो, एग्रीकल्चर से किया हो, इन सब में बैचलर डिग्री की हो, या इन सब में आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, स्नातकोत्तर हो, या आपने इनमें पीएचडी किया हो, या आप एमबीबीएस हो, आप सारे लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप सोचो, इसकी वैल्यू सोचो कि एक एमबीबीएस को भी इसको भरने का चांस दिया है, मतलब एक डॉक्टर भी इसको भरेगा, तो मतलब ये एग्ज़ाम का लेवल क्या ही होगा, और मतलब एग्ज़ाम का जो पोस्ट होगी वो क्या होगी, है। तो इसकी मतलब इसको सारे लोग भरना, जिसके पास क्वालिटी है, जिसके पास डिग्री है इन चीज़ों की। इसकी तैयारी की टेंशन बिल्कुल मत करना। हमने ट्रिकी बैच आरंभ कर दिया है। हम हमारे ट्रिकी बैच में बहुत डीपली तैयारी करवाने वाले हैं। हर एक बारीक टॉपिक को ट्रिक द्वारा याद कराने वाले हैं। बार बार हर टॉपिक की प्रैक्टिस करा के उस टॉपिक को बिल्कुल घोल कर पिला जाने वाले हैं, है ना। प्रैक्टिस देंगे, एमसीक्यू देंगे, टेस्ट लेंगे, थ्योरी दी जाएगी, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में। मार्केट की जो बुक्स होती हैं उनकी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं रहेगी कि आपको बिल्कुल समझ में ना आए, क्योंकि टॉपिक ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन है। और हम एक बुक से नहीं लेंगे, हम रेफरेंस के लिए जितनी भी, जैसे कि हम अब बात करते हैं कि फूड प्रोसेसिंग की ही बात करें, तो फूड प्रोसेसिंग का ऐसा बुक होगा कि जहाँ पे हमको पूरा करंट डाटा, कहाँ पे किस जगह पे क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस किया जा रहा है, किस एंजाइम का सहारा लिया जा रहा है, किस अभिकर्मक का सहारा लिया जा रहा है, सारी चीज़ अपन डीपली पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारा एमपीपीएससी का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है ना। इसकी क्लासेस 25 अप्रैल से स्टार्ट है और एफएसओ की 5 अप्रैल से स्टार्ट है। अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो आप लोग जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। हमारा एक तीसरा कोर्स चल रहा है आबकारी का। आबकारी का जल्दी से ज्वाइन कर लो, 50 बच्चों पे ही डिस्काउंट है, उसके बाद रेट उसका बढ़ जाएगा। एफएसओ में हमारे सुपर 100 हो चुके हैं। अगले 50 स्टूडेंट के लिए हमारा चार्ज 2999 है। तो 2999 में जाकर फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, नहीं तो पता चला उसका रेट जो है 5000 हो जाएगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल 5000 ही है। अभी कुछ स्टूडेंट को ही डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो फटाफट इसको कर लीजिए। इसके अलावा एमपीपीएससी शुरू से करना चाहते हैं तो इसका चार्ज 1999 है अभी,
और जैसे ही इसके 100 लोग हो जाएंगे इसका चार्ज भी बढ़ जाएगा। देखो, ये कोर्स अभी 2-3 महीने के लिए नहीं है, ये तब तक के लिए है जब तक आपका एग्ज़ाम है ना। अगर आपका एग्ज़ाम इसका एफएसओ का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है तो 14 दिसंबर तक ही रहेगा। एक ही दिन एग्ज़ाम होना है, वन डे एग्ज़ाम होना है, ओएमआर सीट पे एग्ज़ाम होगा, है ना। तो सारे लोग इसको देना, जिसके पास भी डिग्री है, कोई भी इसका फॉर्म भरना मत छोड़ना। जो प्लेन बीएससी से हैं वो केमिस्ट्री से जाकर इसको फिल ज़रूर करना। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की शुरुआत कब हुई थी? 2002-3 में 14 महानगरों में इसको आरंभ कर दिया था। 2002-3 में 14 महानगरों में इसको आरंभ कर दिया था और 2009-10 तक इसका विस्तार जो था वो पूरे भारत में हो गया था। 2009-10 तक इसका विस्तार कहाँ हो गया था? पूरे भारत में हो गया था। अगला है, रोटा वायरस वैक्सीन को भारत में टीकाकरण कार्यक्रम में कब शामिल किया गया था? 26 मार्च 2016 को रोटा वायरस को शामिल किया गया था। पहली खुराक जो होती है रोटा वायरस की 6वें सप्ताह में, दूसरी 10वें सप्ताह में और तीसरी 14वें सप्ताह में दी जाती है। 5 बूंद दी जाती है ओरली। ओरल मतलब मौखिक, जो जैसे ओपीवी या ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है ना ओरली 2 बूंद जिंदगी की, ऐसे ही रोटा वायरस की 5 बूंद दी जाती है। रोटा वायरस को क्या कहा जाता है? 5 बूंद जिंदगी का। और इसको क्या कहा जाता है? 2 बूंद जिंदगी। रोटा वायरस को 5 बूंद और ओरल पोलियो वैक्सीन को 2 बूंद जिंदगी का कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। रोटा वायरस के कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो रोटा वायरस का शिकार नहीं हुआ। हर बच्चा ना कभी रोटा वायरस का शिकार जरूर हुआ है ना। तो रोटा वायरस के याद रखिएगा। इसके अलावा रोटा वायरस से बचाव के लिए 2 प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध हैं। एक है रोटा रिक्स जो कि 2 खुराकों में दिया जाती है और एक होती है रोटा टैक। रोटा टैक जो होती है वो 3 खुराकों में दी जाती है। ठीक है, रोटा टैक जो होती है 3 खुराकों में दी जाती है और रोटा ट्रिक्स जो होती है 2 खुराकों में दी जाती है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। रोटा वायरस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। WHO ने भी रोटा वायरस वैक्सीन को दिए जाने की सिफारिश की है। पीसीवी का टीका किन किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? पीसीवी जिसको हम न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन बोलते हैं। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन मतलब निमोनिया तो ये है ही, क्योंकि न्यूमोकोकल है तो निमोनिया है, तो निमोनिया तो होगा ही। साथ में ये किससे और बचाव करता है? साथ में ये मेनिंजाइटिस से भी बचाव करता है। ये मेनिंजाइटिस क्या होता है? इसके कारण जो मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाती है और ये जीवाणु के कारण भी हो सकता है और वायरल या फंगल का कारण भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो पीसीवी का याद रखना। पीसीवी की वैक्सीन दी कब जाती है? तो 6वें सप्ताह, 14वें सप्ताह और 9वें महीने में इसको दिया जाता है। पीसीवी वैक्सीन को 6वें सप्ताह में दिया जाता है, 14वें सप्ताह में दिया जाता है और 9वें महीने में दिया जाता है। याद रखना, ये बहुत बार पीसीवी का पूछा गया है। आंगनवाड़ी केंद्र में डैश के बच्चों के लिए पूर्व स्कूली गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको लिए पूर्व स्कूली गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीडीएस की नीतियों के तहत 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को क्या स्वास्थ्य जांच और उपचार प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है स्वास्थ्य जांच, गौण बीमारियों का उपचार और गंभीर बीमारियों के लिए परामर्श सेवा। स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जाती है, गौण बीमारियों का उपचार किया जाता है, गंभीर बीमारियों के लिए परामर्श सेवा दी जाती है। ये सारी चीज़ इसमें शामिल होती है। जिंक पूरक देने के क्या लाभ होते हैं? जिंक पूरक क्यों दिया जाता है? दस्त की आवृत्ति को घटाना। दस्त अगर बार बार हो रहे हैं तो दस्त की आवृत्ति को घटाने के लिए जिंक का पूरक दिया जाता है। ये अभी कल परसों की शिफ्ट में ही पूछा गया था, जो लास्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 6 महीने से कम बच्चों को जब आपका बच्चा लगभग 6 महीने का हो जाता है तो आप उसे जिंक युक्त ठोस आहार देते हैं ताकि उसका खाना अच्छे से पच जाए, खाने को अच्छे से पचाने के लिए। 7 से 24 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको 3 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। 6 महीने और उससे अधिक उम्र के बच्चों को लगभग 14 दिनों के लिए एक बार 5 ml जिंक जरूर देना चाहिए। जिंक की गोली की भी बोला है कि यदि दस्त लगते हैं तो जिंक की लगभग 20 ग्राम की गोली बच्चे को दूध में घोलकर पिला देना चाहिए। इससे दस्त की आवृत्ति जो होती है वो घट जाती है।
एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितना जिंक चाहिए है? एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन 17 मिलीग्राम जिंक चाहिए। एक साधारण पुरुष को प्रतिदिन कितना मिलीग्राम जिंक चाहिए है? 17 मिलीग्राम जिंक चाहिए है एक साधारण पुरुष को। ठीक है, याद रखना। आप बात करें अगर एक महिला को कितना चाहिए है, तो महिला को चाहिए लगभग 13 मिलीग्राम महिला को चाहिए है। गर्भवती महिला की बात करें तो गर्भवती महिला को 3.5 मिलीग्राम जिंक चाहिए है। अगर 14.5 मिलीग्राम चाहिए है। और धात्री महिला की बात करें तो उसको 14 मिलीग्राम चाहिए है। ठीक है, याद रखना ये जिंक की आवश्यकता है। अगला है, कौन सा रोग दूषित पानी और दूषित भोजन के माध्यम से होता है? तो कौन सा एक रोग होता है? तो पोलियो जो होता है दूषित जो भोजन और दूषित जल के कारण हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा संक्रामक बीमारी होती है। एंटेरोवायरस के संक्रमण के कारण ये होती है। किसके कारण? एंटेरोवायरस के संक्रमण के कारण ये पोलियो की बीमारी होती है। मॉपिंग अप एक अभियान चल रहा है, इसको दूर करने के लिए घर घर जाकर लोगों के घर में दवाइयाँ पिलाई जा रही हैं। 1995 से पल्स पोलियो अभियान चल रहा है। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। और 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। कब? 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित याद रख लीजिएगा। अगला है, बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक क्या होता है? बच्चों में जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाता है, बच्चे एकदम से कमज़ोर हो जाते हैं, जिसको हम क्वाशियोरकर बोल सकते हैं या मरासमस बोल सकते हैं। तो ये क्यों हो जाता है? इसका कारण क्या होता है? भूख की कमी होता है, आयु के हिसाब से अनुमानित वजन की तुलना में अधिक वजन होता है ना, कमज़ोर एवं आलसी बच्चा होता है, आयु के हिसाब से अनुमानित वजन में कम वजन होना या भूख की कमी होना ना। तो ये इसका जो कारण होता है, आयु के हिसाब से जो वजन होना चाहिए वो अगर कम होता है तो ये इसका कुपोषण का प्रथम सूचक माना जाता है। इसे जो कुपोषण है वो भारत की पहली प्राथमिक समस्या है। आपसे पूछेंगे भारत की प्राथमिक समस्या किसे माना है या राष्ट्रीय प्राथमिक समस्या किसे माना है? तो पोषण समस्या कहा माना है। और पहला पोषण संबंधी विकार कौन सा होता है? कुपोषण पहला पोषण संबंधी विकार भी होता है। ठीक है, याद रखना। अगला है, जीवित छींक टीका कौन सा होता है? जीवित छींक टीका है बीसीजी। ये बाकी के जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड 2 प्रकार के होते हैं। टाइफाइड एक निष्क्रिय भी होता है और एक सक्रिय भी होता है। मतलब एक लाइव वैक्सीन भी होती है इसकी, मतलब इसकी एक जीवित वैक्सीन भी होती है और एक किल मतलब मृत वैक्सीन भी होती है टाइफाइड की। हैजा जो होता है वो निष्क्रिय होता है। पर्टूसिस जो होता है, पर्टूसिस निष्क्रिय होता है और साथ में टॉक्साइड भी होता है क्योंकि ये डीपीटी के साथ दिया जाता है। बीसीजी की जो वैक्सीन होती है वो जीवित छींक टीका होता है। बीसीजी जीवित छींक टीका का मतलब ये जीवित वैक्सीन होती है। जो जीवाणु होते हैं उनको कमज़ोर करके इसको बनाया जाता है, इसलिए जीवित छींक टीका इसको बोलते हैं। निम्न में से क्या एक किल्ड टीका होता है? देखो अभी हमने पढ़ा बीसीजी तो होगा नहीं क्योंकि बीसीजी तो जीवित टीका होता है। टाइफाइड जो होता है एक किल्ड प्रकार का टीका हो सकता है। टाइफाइड किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफाइड के कारण ये होता है। इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? विडाल। इसको ऐसे याद कर सकते हो, टाइफाइड ये एक डाल बनी हुई है, ये डाल बनी हुई है ना, ये डाल बनी हुई है। इस डाल पे ये टाई लटकी है। डाल पे क्या लटकी है? टाई लटकी है। ये डाल पे टाई लटकी है, तो डाल और ये टाई। तो ऐसे याद रख सकते। ऐसे मैंने अपने सुपरवाइज़र का जो हमारा बैच था उसमें ऐसे ही स्टूडेंट को कराया था याद। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये है हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का ट्रिकी बैच। इसमें क्या क्या मिलने वाला है? इसमें हस्तलिखित नोट्स मिलने वाले हैं सरल भाषा में, रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाले हैं, ट्रिक के साथ सारे टॉपिक मिलने वाले हैं, संपूर्ण सिलेबस कवर रहेगा, हर टॉपिक के एमसीक्यू रहेंगे, हर टॉपिक का टेस्ट रहेगा, वीकली करंट अफेयर्स तैयार करवाया जाएगा, ग्राफ चित्र टेबल का प्रयोग इसमें किया जाएगा, ट्रिक की थ्योरी बहुत सरल अंदाज में ट्रिक थ्योरी दी जाएगी, है ना। मतलब जो टॉपिक रहेंगे ना, जितने भी कठिन से कठिन सारे ट्रिक द्वारा करवाए जाएंगे। इसका चार्ज 4,999 है, लेकिन प्रथम 101 से 150 क्योंकि 100 हो चुके हैं, अब 101 से 150 तक के लिए 2,999 है और उसके बाद के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए 4,999 रहेगा। तो जो लोग भी 150 में शामिल होना चाहते हैं फटाफट डाउनलोड कीजिए जीके विद आकांक्षा ऐप और उसको ज्वाइन कर लीजिए,
क्यों लेना चाहिए ये भी हमने बता दिया है। हम कठिन से कठिन टॉपिक ट्रिक से याद कराएंगे, थ्योरी के हस्तलिखित नोट्स देंगे जिससे कि आपको जो मतलब लेंदी लैंग्वेज होती है वो पढ़ने में आसानी रहे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू देंगे, वीकली टेस्ट सीरीज देंगे, साप्ताहिक करंट अफेयर्स देंगे, करंट अफेयर्स का टेस्ट लेंगे। पार्ट ए और बी दोनों तैयार रहेगा, पार्ट बी पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। विभिन्न राज्यों में अलग अलग पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे। ये 250 दिन का कोर्स है, 15 यूनिट है जो सारी हम कवर कराएंगे। याद नहीं करना है, ट्रिक से याद कराना है। इसमें 25,000 प्लस एमसीक्यू रहेंगे। ये हमारा आबकारी का बैच है, 499 चार्ज है। आरंभ के केवल 50 स्टूडेंट को ये चार्ज है, उसके बाद ये बढ़ जाएगा, तो फटाफट ज्वाइन कर लो। 10 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सारे टॉपिक हम इसमें ट्रिक द्वारा याद कराएंगे। ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच है। रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं। आरंभ के 100 स्टूडेंट को 1999 है, उसके बाद चार्ज 4,999 हो जाएगा। जो भी एफएसओ का फॉर्म नहीं भर सकते हैं वो ये फॉर्म जरूर भरना है। पीएससी का अभी नहीं आया है, अक्टूबर नवंबर में आएगा, लेकिन तब तक के लिए आपको इसकी तैयारी करके रखना है। इससे मैंने पहले ही बैच आरंभ कर दिया है, तो सारे लोग इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ट्रिक के साथ वीडियो, पूरे नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगी, थ्योरी मिलेंगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ यहाँ पर दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों दो प्रकार के संक्रमण होते हैं। इनकी ऊष्मायन अवधि कितनी होती है? 6 से 30 दिन होती है। टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों की क्या होती है? ऊष्मायन अवधि 6 से 30 दिन। देखो, टाइफाइड के 2 प्रकार होते हैं, सक्रिय निष्क्रिय। एक, किसी व्यक्ति के शरीर में टाइफाइड का बैक्टीरिया चला गया हो, वो सक्रिय रूप से उभर कर सामने आ गया, उसके लक्षण दिखने लगते हैं, है ना। और एक होता है कि टाइफाइड के अंदर उसका बैक्टीरिया तो है बट उसके लक्षण नहीं दिख रहे हैं, वो बहुत मौजूद तो है बट उसने अपना प्रभाव नहीं दिया है, तो वो उसको हम निष्क्रिय टाइफाइड बोलते हैं। डिलीवरी के दौरान माँ की देखभाल को क्या बोला जाता है? जो माँ की देखभाल की जाती है उसको इंट्रानेटल देखभाल बोला जाता है। डिलीवरी के दौरान माँ की देखभाल क्या कहलाती है? इंट्रानेटल देखभाल कहलाती है। क्विकनिंग क्या होती है? क्विकनिंग होती है कि जब माँ को पहली बार बच्चे की हलचल पता चलती है कि हाँ बच्चे के माँ के पेट में बच्चा है, उसको पैर मार देता है, बच्चे माँ को लगता है कि हाँ मेरे पेट में बच्चा है, उसको हम क्विकनिंग बोलते हैं। तो डिलीवरी के दौरान माँ की देखभाल को क्या बोलता है? इंट्रानेटल देखभाल कहलाता है। नेटल मतलब होता है नवजात। कौन सी सहसावस्था की मुख्य विशेषता नहीं होती है? अधिगम की उच्च गति होती है, मतलब सीखना बहुत उच्च गति में रहता है, बिल्कुल सही है। जिज्ञासु स्वभाव भी होता है, अनुकरण स्वभाव भी होता है, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। चिंतनशील प्रक्रिया सहसा अवस्था में नहीं होती। सहसा अवस्था में बच्चा टेंशन में थोड़ी ना चला जाता है कि अब आगे क्या करना है, क्या नौकरी लगेगी, क्या होगा, घर को कैसे पालेंगे, कि बच्चा हुआ है, इस सोच में तो नहीं चला जाता ना, चिंतन में नहीं चला जाता। उसको तो पता ही नहीं रहता कि जीवन आगे उसका कैसे होने वाला है, क्या है, उसको आने टेंशन होने वाली होती। बच्चा बेचारा बच्चा तो अपने पैर हाथ इन्हीं में ही खुश रहता है, पैर पकड़ना, हाथ पकड़ना, है ना, खुद ही में ही खुश होते जाना। अपन लोग थोड़ा चेहरा वहरा हिला दो उसके सामने जाके तो वो वही उसमें ही स्माइल देने लगता है। वो बेचारा कुछ जानता ही नहीं है, तो क्या ही चिंतन करेगा कि वो पैदा होते से ही सोचने लगे कि अब मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, क्या पता मेरी किस सरकार के समय नौकरी लगेगी, मेरी किस उम्र में नौकरी लगेगी, मेरी शादी कब होगी, है ना, मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा, है ना, मैं बड़े होकर ये बनूंगा, क्या पता मैं बन पाऊंगा क्या नहीं, मेरा जॉब में सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो तो नहीं सोच पाता ना। तो चिंतनशील प्रक्रिया शैशव अवस्था की विशेषता नहीं होती है। शैशव अवस्था से 6 वर्ष की आयु तक वृद्धि और विकास की दर कैसी होती है? उल्लेखनीय रूप से तेज होती है। एक शैशव अवस्था और एक किशोर अवस्था, ये दोनों में वृद्धि दर बहुत ज़्यादा होती है, ये भी आपको याद रखना है। शिशु के स्तनपान छुड़ाने को क्या बोलते हैं? शिशु के स्तनपान छुड़ाने को अनुप्राशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्राशन शिशु का स्तनपान छुड़ाना कहलाता है। मंगल दिवस योजना की शुरुआत कब हुई थी? जो मंगल दिवस योजना हुई थी उसकी शुरुआत 2007-8 में हुई थी। इस योजना में प्रथम मंगलवार को गोद भराई होती है, द्वितीय मंगलवार को अन्नप्राशन, तृतीय को जन्म दिवस, चतुर्थ को किशोरी बालिका दिवस। ये पहले होता था, अब सारी चीज़ें बदल गई हैं। जो सक्षम 2.0 थी उसमें अब पूरे जो कार्यक्रम हैं मंगल दिवस के वो बदल दिए हैं। पहले पे पोषण दिवस आने लगा है। अगला है AASR का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एनुअल आंगनवाड़ी सर्वे रिपोर्ट। क्या होता है? एनुअल आंगनवाड़ी सर्वे रिपोर्ट होता है। AASY का SR का सॉरी क्या होता है? एनुअल आंगनवाड़ी सर्वे रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये याद कर लेना।
अगला है दहेज लेने या दहेज देने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है। दहेज निषेध अधिनियम जो कि जुलाई 1961 में आया था, इसमें दहेज लेना, दहेज देना, दहेज मांगना तीनों ही कैटेगरी में अपराध है। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दहेज मांगने पर, दहेज लेने देने पर नहीं, दहेज मांगने पर कितना दंड दिया जाता है, कितना साल की सज़ा दी जाती है। दहेज मांगने पर कितने साल की सज़ा दी जाती है, ये लोग आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दहेज मांगने पर कितने साल की सज़ा दी जाती है। ठीक है, सारे लोग कमेंट कीजिएगा। और दहेज देने या लेने की धारा का प्रावधान किस में है, धारा 3 में है। निर्भया अधिनियम कब लागू हुआ था। निर्भया जो अधिनियम लागू हुआ था 2012 में, निर्भया अधिनियम लागू हुआ था। कब, 2012 में आया था निर्भया अधिनियम। एक छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आने वाली है, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी, लगभग 5000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं, जिसमें से कुछ पोस्ट भरेगा MPPSC और कुछ पोस्ट भरेगा व्यापम। जो MPPSC भरेगा वो बहुत अच्छा पोस्ट रहेगा, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम रहता है। पोस्ट गवर्नमेंट जॉब तो व्यापम की भी अच्छी होती है, बट कारण ये हो जाता है व्यापम में कि अलग अलग शिफ्ट में होगा, लेकिन होगा तो फिर भी अपन करेंगे उसके लिए। बट कुछ पोस्ट जो MPPSC से आ रही हैं वो बहुत अच्छी रही हैं। ग्रेजुएट लेवल पर उसका पेपर होगा, मतलब आपके लिए कोई स्पेशलिटी नहीं मांगी जाएगी कि आपको जैसे FSO में बायो मांगा है, कॉमर्स वाले नहीं भर सकते, आर्ट वाले नहीं भर सकते। ये जो छात्रावास अधीक्षक का आ रहा है ना, ये सब लोग भर सकते हैं। जैसे ही एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, अभी तो विज्ञप्ति आई है कि आयोग के पास ये खबर पहुंच गई है, वो लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। जहाँ तक है अगले साल ही उसका पेपर होगा, तो अपन बैच अभी से ही स्टार्ट कर देंगे, ट्रिकी बैच। तो जो भी ट्रिक के द्वारा तैयार होगा, जो भी सिलेबस रहेगा वो सारा हम उसका तैयार करवाएंगे एप्लीकेशन पर। तो और ये सारी जानकारी, नई नई वैकेंसी, सारी जानकारी के लिए आप हमारी एप्लीकेशन और टेलीग्राम जरूर डाउनलोड करके रखना। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और एप्लीकेशन की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आपको डाल दूंगी, तो ज्वाइन कर लेना। और जो FSO की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर बहुत दिल मन सब लगा के तैयारी करने बैठ जाना, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होगा वो बार बार नहीं होता है और अभी भी 17 साल बाद आया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। गर्भपात के दौरान यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो IPC की किस धारा के तहत कार्यवाही की जाती है, धारा 314 के तहत। गर्भपात के दौरान यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो किस धारा में कार्यवाही की जाएगी, धारा 314 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। MUAG का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ये MUAC होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। ये जैसे कि व्यक्ति का एक हाथ है, हाथ में यहाँ पर एक टैप बांध दिया जाता है, उस टैप से बच्चे को देखा जाता है कि जो बच्चा है वो उसकी लंबाई, हाथ की जो पूरा व्यास आ रहा है वो कितना आ रहा है। यदि 11.5 से कम होता है तो वो गंभीर कुपोषण वाला हो जाता है। 11.5 से 12.5 तक जो होता है तो सामान्य होता है, और 12.5 से अधिक होता है तो अच्छा पोषित माना जाता है। ठीक है, मतलब 11.5 12.5 जो है कुपोषित माना जाता है, और 12.5 से ऊपर अच्छा माना जाता है, और 11.5 से कम गंभीर कुपोषण वाला बच्चा माना जाता है। एक सामान्य बच्चा जो है पूरा वाक्य कब बोलने लगता है, समय 30 माह से अधिक, 30 महीने से अधिक का बच्चा जो है एक पूरा वाक्य बोलने लगता है। इसकी PDF एप्लीकेशन पर डाल दूंगी, उसका यूट्यूब PDF का मैंने एक फ़ोल्डर बनवा लिया है, उसमें मैं ये सारी चीज़ डाल दूंगी PDF की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कोल्ड चेन का संबंध किससे होता है, कोल्ड चेन का संबंध होता है टीके के भंडारण से। कोल्ड चेन में हम क्या रख सकते हैं, टीकों को रख सकते हैं। प्रसव के बाद कितने दिनों में माँ का दूध सफ़ेद हो जाता है, 3 दिनों में। पहला जो रहता है, पहले का शुरू का जो 3 दिन होता है वो गाढ़ा पीले कलर का दूध होता है, कोलेस्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें इम्यूनोग्लोबिन अल्फा IgA एंटीबॉडी पाई जाती है, खीस भी इसको बोला जाता है देसी शब्दों में। ये बहुत ज़रूरी होता है। वो आपने डायलॉग सुना है ना, माँ का दूध पिया है क्या सामने आ, वो यही कोलेस्ट्रम की बात करते हैं। क्योंकि ये जो होता है ना कोलेस्ट्रम, ये अगर बच्चे ने 3 दिन पी लिया होता है तो उसको जीवन भर प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगर कोई बच्चे की माँ की मृत्यु हो जाती है और वो ये नहीं पी पाता ना, तो वो हर वक्त कुपोषित ही रहता है और उसको कोई ना कोई समस्या उसको आ ही जाती है। अगला है मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा कब तैयार हुई थी। मलेरिया उन्मूलन के लिए जो राष्ट्रीय रूपरेखा हुई थी वो 2016 में तैयार हुई थी, है ना। इसका लक्ष्य था 2027 तक मलेरिया के जो मतलब हमारे देश के मामले हैं उनको शून्य करना। इसके अलावा 2030 तक मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ये लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा।
मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। मलेरिया के 4 प्रकार होते हैं, वो फैल्सीफेरम होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है ना, ओवेल होता है और एक मलेरियम होता है। फैल्सीफेरम सबसे खतरनाक होता है। 2030 तक भारत से मलेरिया को ख़त्म करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसको हम बोलते हैं ICMR, इसने कौन सा अभियान लॉन्च किया था? इसने किया था मेरा इंडिया। मेरा इंडिया लॉन्च किया था मलेरिया मुक्त करने। ये भी पूछ सकते हैं मेरा इंडिया कौन सी बीमारी को मुक्त करने के लिए लाया गया है? तो मलेरिया को लाया गया है। इस मलेरिया को मुक्त करने के लिए लाया गया है मेरा इंडिया, ठीक है। ICMR ने 2019 को मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस मतलब मेरा इंडिया लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया? 1958 में। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया है? 1958 में परिवर्तित कर दिया है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आया था? तो 1953 में आया था। और उन्मूलन में इसको कब बदल दिया? 1958 में बदल दिया था। इस भारत में लगभग 6 मिलियन से ज़्यादा लोग मलेरिया के प्रकोप से ग्रसित हो चुके हैं। अगला है, हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला नहीं है। तो सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसा है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। ये इंस्टाग्राम ID है, इस पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दीजिएगा पेपर, शांत माइंड में दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।